सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। पंजशीर की शमशीर। अफगानिस्तान में 20 साल बाद दोबारा काबिज हुए तालिबान के लिए हालात करवटें बदल। अमेरिका को 31 अगस्त की डेडलाइन देकर तालिबान ने अपने तेवर जहां कड़े किए और हौसले का इजहार किया, तो वहीं तालिबान के सामने पंजशीर की शमशीर बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। दरअसल सही मायनों में कहा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान को असली जंग पंजशीर में ही लड़नी पड़ रही है। 102 दिनों में ही अपने 20 साल के लंबे निर्वासन को जिस तरह तालिबान ने खत्म किया था और अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी में 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा जमाया, उससे सारी दुनिया में और खासकर मध्य एशिया में उसकी दहशत फिर से बढ़ने लगी। लेकिन अब काबुल की नाक के नीचे तालिबान की नाक काटने का काम हो रहा है। पंजशीर के लड़ाके ये काम कर रहे हैं। अब तालिबान को डर सता रहा है कि अगर पंजशीर के जज्बे की ये हवा पूरे अफगानिस्तान में फैल गई तो उसके लिए सत्ता तंत्र पर काबिज रह पाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो पंजशीर से वार्ता भी कर रहा है। पंजशीर के लोगों ने आवाज उठा दी कि शरिया नहीं थोपा जाएगा और सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। तालिबान की बाहें मरोड़ने का काम न सिर्फ पंजशीर कर रहा है, बल्कि G7 के देश भी तालिबान को नसीहत दे रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने तो तालिबान में फैली अराजकता के बाद वित्तीय सहायता देने से भी इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ता देख तालिबान ने 12 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया है, जो फिलहाल अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की तरह काम करेगी। परिषद का गठन कर तालिबान ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि तालिबान अफगानिस्तान पर सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए गंभीर है। उधर भारत ने भी तालिबान से बातचीत का संकेत दिया और ऐसा करके वो अपना रुख नर्म कर रखने का दांव चल दिया है। दरअसल भारत की चिंता अफगानिस्तान की सरजमी से कश्मीर की ओर डाइवर्ट होने वाले आतंकी समूहों की है और साथ ही भारत अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट और निवेश को लेकर भी तालिबान के साथ संवाद की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहता है। तो यह साफ है कि अफगानिस्तान में भारत की हैसियत को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं रहने वाला है, जिसका एक नमूना सामने भी आ गया है कि उसने अफगान शरणार्थियों को फर्जी भारतीय वीजा जारी कर भारत की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, पंजशीर की शमशीर। कार्यक्रम में लेने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति राव। और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर लाल बहादुर स्वर्णकार जी भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा की शुरुआत ब्रिगेडियर साहब आप ही से हम करना चाहेंगे, क्योंकि बात आकर अब पंजशीर पर रुक गई है। पंजशीर पर क्या अफगान में तालिबान कब्जा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दावे और प्रतिदावों का दौर चल रहा है। ऐसा क्या है पंजशीर से पहले जो बिना रक्तपात किए या किसी बड़े रक्तपात के अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर, या यूं कहें कि पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अब पंजशीर के लिए वो बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है या पंजशीर में वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है, पंजशीर को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहा है? ब्रिगेडियर साहब। आनंद, गुड इवनिंग। देखिए, पंजशीर जो घाटी है उसकी अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें या जोग्राफिकल या जो टेरेन इम्पेरेटिव्स वो देखें, तो वो एक डिफेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुदृढ़ हैं। और मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा गढ़ है जिसे तालिबान का भेदना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा आपने भी जो पंच लाइन बताई है कि तालिबान की शमशीर झुका दी पंजशीर के शेरों ने, तो ये बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि तालिबान ये बखूबी जानता है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ जो
डिफाइल्स हैं या जो अप्रोचेस हैं वो इतने कंस्ट्रेंट हैं, या उसके जो शोल्डर सीलिंग इस तरह से कर रखी है पंशीर के लड़ाकों ने कि वहां कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होंगी कि तालिबान अपनी हिम्मत वहां नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि पंशीर के जो लड़ाके हैं उनको भी कुछ विदेशी ताकतों का आश्वासन है, और वहां से कोई उनको चाहे वो माली इमदाद हो चाहे सामरिक इमदाद हो, वो उसको मिल रही है। तो तालिबान के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपना जो वर्चस्व है वो पंशीर तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। दूसरी चीज, तालिबान के आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि देखिए विश्व की जो मेन ताकतें हैं या जो सुपर पावर्स हैं या रीजनल पावर्स हैं, उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, साफ कर दिया है कि कोई भी इमदाद अफगानिस्तान को, जब तक ये तालिबान की द सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है या हुकूमत अफगानिस्तान है, अगर उसको हम मान लें, तो वो उनको कोई मदद नहीं देगी जब तक कि वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो न करे। तो आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कुछ तालिबान के जो रुख है उसमें कुछ नरमी आई है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जरा हम आगे ले चलेंगे। डॉक्टर स्वास्थ्य राव, आपके पास हम आना चाहेंगे। नॉर्दर्न अलायंस से के जो लड़ाके हैं उनसे वो लड़ नहीं पा रहे थे, अब वहां तक पहुंचने का एक बार उन्होंने दावा भी किया तालिबान ने कि हम वहां पहुंच गए हैं, उसके आसपास के कुछ इलाकों पर हमने कब्जा भी कर लिया है। ये सब भी बातें हो रही थी, लड़ाई भी चल रही, लेकिन अचानक बातचीत के टेबल पर बैठने का प्रस्ताव और 12 लोगों का एक काउंसिल बना देना, ये क्या है, ये कौन सी रणनीति है? देखिए ऐसा है सिंह साहब कि इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान में एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, और जो एक लार्जर इंडिकेशन है जिससे हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए तालिबान ने बार बार ये कहा है कि जब तक पूरी तरह से आखिरी अमेरिकी सैनिक वहां से चला नहीं जाएगा, तब तक वहां पे सरकार कैसी बनेगी वो इस प्रोसेस की शुरुआत नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे, वो अपने उसको कार्ड को ओपन नहीं करेंगे। तो 31 अगस्त तक तो हमें वैसे ही नहीं पता कि एग्जैक्टली ऊंट किस करवट बैठेगा। ये पहली चीज, ये इंडिकेशन हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि तालिबान ने ऑलरेडी वहां पर, देखिए उन्होंने पहला जिसको लोया जिगरा, मतलब एक तरह से जो अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका आप समझ सकते हैं कि एक तरह का एक उन्होंने पहली मीटिंग उसकी होल्ड करी है, उन्होंने कमिटीज बनाई हैं, उन्होंने ये भेजा है पंशीर में अपने नेगोशिएशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो इस सारी बातों से गाफिल है कि पंशीर में जो रेजिस्टेंस है वो हाथ से बाहर निकल सकती है, वो उनके स्टेटस को अफेक्ट कर सकती है। और जैसा कि दत्ता साहब ने बताया, ये बिल्कुल आया बात है कि पंशीर में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है उसको कुछ किसी तरह का एक हिडन तरीके का वो मदद है, बिना उस मदद के तो वो बिल्कुल फॉल कर जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और ये बात तालिबान भी जानते हैं, इसी वजह से नेगोशिएशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अभी हमें भारत को ये बात ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब, ये सेंट्रल एशिया के दौरे पर हैं, और आज ही वो मिले हैं वहां पर ताजिकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां से उनकी मीटिंग हुई है। और ताजिकिस्तान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है बाद में कि एक ऑल तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में ताजिकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। और क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताजिकिस्तान के बहुत क्लोज रिश्ते हैं रशिया से, और रशिया भी आप देख रहे हैं कि रशिया भी तालिबान पर पूरी तरह से भरोसा न करते हुए अपने CSTO जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और रशियन फेडरेशन यूक्रेन, इसके 500 नागरिकों को इवैक्यूएट करने का प्रोसेस शुरू कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तालिबान पे अलग अलग तरीके से एक फंडिंग का जो इशू था वो दत्ता साहब ऑलरेडी बता चुके हैं, और आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने इस बात को उजागर किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो चेक्स और बैलेंसेस हैं, पर इसके साथ तालिबान देखिए अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आएगा। आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के वो आ रहे हैं स्टेटमेंट्स की, अब वो लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं और वो UN की प्रॉपर्टीज को भी जाके सर्च कर रहे हैं। तो उनको अपने पुरानी आदतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके सामने डेफिनेटली एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले प्रोफेसर साहब से हम लोग बात कर रहे थे, और ये इन्होंने कहा कि जिस तरह से रशिया का पहले आया था स्टेटमेंट और लग रहा था कि रूस
इन तालिबान के साथ है, लेकिन अब धीरे धीरे वो बदल रहा है और रूस को भी भरोसा कम होने लगा। इसकी चर्चा अभी हम लोग कर भी रहे थे। जरा इसी बात को आगे बढ़ाया जाए। प्रोफेसर लाल बहादुर स्वर्णकार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे मसले को जब हम लोग पहले दौर में अभी बात कर रहे हैं पंजशीर को लेकर, ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर स्वाति राव ने भी अपनी बात रखी है। ये एक चेहरा तालिबान का, वो एक तरफ काबुल के पास जब पहुंचा तो उसने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, खून खराबा नहीं करना चाहते। गनी चले गए। उसके बाद की जो तस्वीर आई वो भी हम देख ही रहे हैं कि वो कौन सा रूप था और ये कौन सा रूप है। अब जब टेबल पर बैठने की बात हो रही है, दुनिया के देशों से ये अपील भी वो लोग कर रहे हैं, मान्यता देने की भी मांग कर रहे हैं, और कयूम जैसे आतंकी को रक्षा मंत्री भी बना रहा है ये तालिबान। देखिए, तालिबान का जो रुख है पुराना वही रहेगा, लेकिन तालिबान चाहता है कि किसी तरह टेबल पर निगोशिएशन करके मैं अपना विजय हासिल करूं। अभी तक वो जितना भी विजय हासिल किया है वो डायरेक्ट वार नहीं किया, डायरेक्ट युद्ध नहीं किया किसी के साथ, वो टेबल पर ही निगोशिएशन करके हथियार डलवा दिया। वो पंजशीर को भी चाह रहा है कि किसी तरह से बातचीत करके हथियार डलवा दे, क्योंकि उसको डर है कि 1989 में भी पंजशीर को कोई जीत नहीं पाया था और आज तक पंजशीर को कोई नहीं जीत पाएगा, ये उसको डर है। नॉर्थर्न अलायंस भी सपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे G7 दबाव बना रहा है अमेरिका पर कि 31 से पहले आप सेना वहां विड्रॉ नहीं करें, क्योंकि विड्रॉ करने के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वहां के लोग सारे जो फंसे हुए हैं उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि बाइडेन 31 के डेट को भी आगे बढ़ाए। बाइडेन भी पूरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि उनके अपने प्रांत में अमेरिका में भी उसके रिजाइनेशन मांगा जा रहा है, क्योंकि बाइडेन की असफलता के रूप में वर्ल्ड में देखा जा रहा है और बाइडेन भी अपना रुख बदलेगा। हमें जहां तक लगता है कि G7 की मीटिंग के द्वारा ये पूरी तरह से दबाव बनेगा बाइडेन पर और बाइडेन अपना टाइम बढ़ाएगा सेना विड्रॉ करने के लिए, जिससे क्या होगा कि इस डायरेक्ट आमने सामने लड़ाई की रुख बनेगा। पंजशीर उधर दबाव बना रहा है, लेकिन लॉन्ग रन हमें नहीं लगता है कि तालिबान का विजय होगा, क्योंकि अभी इस्लामिक कंट्री चुप बैठा है, रशिया चुप बैठा है, ये दो ही कंट्री उसको सपोर्ट कर रहा है खुलकर, एक पाकिस्तान और चाइना। अब इन लोगों की भी रुख जो है धीरे धीरे खुल जाएंगे। अगर पूरी तरह से तालिबान अपना वहाँ राज हासिल करेगा तो पाकिस्तान की भी स्थिति खराब होगी, चाइना को भी जो देख रहा है उसकी उस तरह से फायदा नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन हमें जहाँ तक लगता है कि ये तालिबान का सरकार वहाँ नहीं बनेगी। कुछ समय तक सब मौन है, देख रहा है। भारत भी अपना रुख शांतिपूर्ण ढंग से अपना रहा है, बातचीत का दौर भी चल रहा है और उस पर दबाव भी बना रहा है यूएन के द्वारा। तो हमें लगता है कि आगे चलकर तालिबान विजय हासिल नहीं करेगा, पराजय की ओर जाएगा और उसकी पराजय पंजशीर से होगी, क्योंकि वहां भी पहले भी रसिया भी वहां जीत नहीं पाया था, तो तालिबान जीतने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये बात तो सारे लोग कह रहे हैं, हम लोग भी यही कह रहे हैं। लग रहा है कि तालिबान जो है उनको चुनौती पंजशीर देगा और वहीं से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल यह है ब्रिगेडियर साहब कि G7 कह रहा है कि 31 अगस्त का कोई डेडलाइन नहीं है और 31 अगस्त का डेडलाइन अमेरिका नहीं माने, एक चीज। लेकिन तालिबान कह रहा है कि आपको जाना होगा 31 अगस्त तक। ये लैंग्वेज तालिबान का जो है वो क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है? आनंद जी, देखिए, तालिबान को ये डर है क्योंकि जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, जिस तरह से शमशीर घाटी से उन पे प्रेशर है, जिस तरह से G7 का प्रेशर माउंट हो रहा है, तो तालिबान ये चाहता है कि जितनी भी सेना वहां है और जैसे जो आपके एयर बेसेस हैं उन पे अभी भी जो नेटो फोर्सेस हैं उनका कब्जा है, तो तालिबान को ये खतरा है कि अगर समीकरण बदलते हैं या जो जिस तरह के हालात वहां पैदा होते हैं, तो अमेरिका को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा या नेटो फोर्सेस को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा एडिशनल ट्रुप्स इंडक्ट करने के लिए। और अगर एडिशनल ट्रुप्स वहां इंडक्ट होती हैं, जैसा डॉक्टर राव ने भी बताया और स्वर्णकार साहब ने भी बताया कि अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा दबाव है जो बाइडेन सरकार है उसके ऊपर, क्योंकि ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी असफलता अमेरिका के लिए देखी जा रही है और अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि विश्व स्तर, देखिए अमेरिका का जो वेनिंग फेज है वो शुरू हो चुका है। आपने देखा यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। अमेरिका, देखिए, एनीथिंग विच गोज अप हैज टू कम डाउन। तो अमेरिका को अपना वर्चस्व रखने के लिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए
वो ये डेडलाइन को आगे अवश्य ले जाएगा और तालिबान से इस पे बिल्कुल कोई करार नहीं होगा। सीआईए बरादर से भी बात कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, या कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, सीआईए चीफ जो है वो बरादर से भी बात कर रहे हैं। जी, देखिए, बरादर तो अमेरिका का ही ब्रेन चाइल्ड है। अगर आप देखें 2010 में उसको गिरफ्तार किया था और अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद ही पाकिस्तान ने उसको छोड़ा था। हाँ। तो बरादर से देखिए जब तक इंटरनेशनल लेवल पे जब तक टेररिज्म को ये रिफ्लेक्ट किया जाता रहेगा कि ये इंसर्जेंसी का एक फॉर्म है, तब तक कोई भी गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं होगी। जिस तरह के हालात आप ये देखिए, 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं या इस्लामिक कंट्रीज हैं जी, उनमें से सबसे ज्यादा खामियाजा टेररिज्म या दहशतगर्दी का कौन झेल रहा है? मुस्लिम कंट्रीज झेल रही है। तो जब तक ये लोग ये नहीं मानेंगे कि इट इज ए वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। आप ये देखिए 70-75 हजार लड़ाके हैं तालिबान के पास, दुनिया की हमारे पास इतनी फोर्सेस हैं। जब 1971 में भारत ईस्ट पाकिस्तान में पूरे राज्य को 13 दिन के अंदर लिबरेट कर सकता है, 93,000 सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की नेतृत्व में भारतीय सेना के आगे सरेंडर कर सकते हैं जी। तो अमेरिका और इस तरह के जो विश्व सेनाएं हैं या जो नेटो फोर्सेस है वो क्यों नहीं कर सकती? हाँ। लेकिन इस तरह का जो विल है या विल पावर है वो होनी चाहिए। बिल्कुल, यही बात है। लेकिन जरा स्वास्थ्य जी इसी को आगे बढ़ाएं। अभी बात अमेरिका की हो रही थी, अमेरिका की क्या स्थिति है, उसका क्या स्टैंड है, क्या क्योंकि एक सवाल एक ये भी आ रहा है कि अमेरिका का जो एक जनाधार था, जो शक्ति थी, वो अब कमजोर पड़ती जा रही है। क्योंकि कमला हैरिस का वो बयान देखिए जिसमें वो कह रही हैं कि प्रशांत महासागर का जो इलाका है, दक्षिण प्रशांत सागर का, वहां से चाइना वो इलाका खाली कर दे जिस पर वो कब्जा किए हुए है और दावा करता है कि वो हमारा है। चीन उसका जवाब देता है और चीन कहता है कि ये वही अमेरिका है ना, तुम वही अमेरिका हो ना जो अभी अफगानिस्तान से गए हो। तो ये इस संदर्भ में हम जरा अफगानिस्तान को जोड़कर देखा जाए और अमेरिका की वर्तमान ताकत या उसकी हैसियत को जोड़कर देखा जाए तो क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें पूरा का पूरा जो एकेडमिक वर्ल्ड है, जो जर्नलिस्टिक वर्ल्ड है, मेरे ख्याल से पूरी की पूरी दुनिया इस बात पर एकमत है कि अमेरिका का ये सबसे ह्यूमिलिएटिंग रिट्रीट है, विड्रॉल है। और बहुत सारे इसको एनालिस्ट कहते हैं कि अब एक तरह से पूरी दुनिया ये समझ रही है कि जैसे अमेरिका की जो हेजेमनी है वो महज ट्रांजैक्शनल रह गई है, तो उसी तरह से हम भी अमेरिका को एक ट्रांजैक्शन की तरह से कोऑपरेट करेंगे और हम उस तरह से खड़े नहीं होंगे एक अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। तो ये बात तय है और अमेरिका को इसका जिसको कहते हैं कि खामियाजा एक लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा इमेज के सेंस में। क्योंकि देखिए ये ज्यादा बड़ी लड़ाई एक डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के बीच में है, एक तरह का क्लैश है। और चाइना के राइज से हम लोग लगातार इन्हीं चीजों के बारे में बातें करते हैं कि कैसे एक डिक्लाइन है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का जिसकी नुमाइंदगी अमेरिका करता था और चाइना आकर उसको इस तरह से चैलेंज कर रहा है। और अफगानिस्तान में जो हुआ उसके बाद तो डेफिनेटली अमेरिका विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू जिसको कहते हैं कि रिवैम्प करना अपनी इमेज को, और हम देखेंगे कि कहां तक होता है। एक जरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आए हम लोग, सर के पास भी हम जाएंगे। भारत की तरफ से ये कहा गया है कि देश हित में हम बात कर सकते हैं। अब देश हित में हम बात कर सकते हैं तो वो देश हित क्या है? क्या हमारा जो आज का पैनल है वो क्या समझ रहा है? क्या उन प्रोजेक्ट्स को लेकर जो प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं, काम चल रहा है, कश्मीर है देश हित में बातचीत करने का मुद्दा, या फिर आतंक पर लगाम लगाने का जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि वो उधर से छूटेंगे तो फिर हमारी तरफ ही आएंगे, ये है देश हित? पूछ रहे हैं जी हाँ मैम। हाँ, देखिए आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को छू लिया। देश हित जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नहीं टच हुआ, वो ये कि देखिए अफगानिस्तान की सिचुएशन उन सब बातों की वजह से तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके अलावा हमारी जो आउटरीच है सेंट्रल एशिया तक, है ना, वो भी हम अफगानिस्तान के रास्ते और ईरान वहां पे टच करता है, वो बहुत जरूरी है। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। आपको मैं बताऊं कि अभी न्यूज आई
कि 30 अगस्त से इंडिया और कजाकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू होंगी। वो बॉर्डरिंग स्टेट्स है अफगानिस्तान के। अप्रैल में हम ऑलरेडी इनके साथ कर चुके हैं, किर्गिस्तान के साथ कर चुके हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी एक जो कॉम्प्लेक्स है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने देश हित की वहां रक्षा करें। और चूंकि तालिबान ने अभी तक हिंदुस्तान को डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए या प्रॉब्लमैटिक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हमें उस पर्टिकुलर बात पर राइट करते हुए हमें एक बहुत ही कॉशियस एक वहां पे अपना जो अप्रोच है वो रखना चाहिए। भारत का रुख जो है अभी तक पूरी तरह से तो क्लियर नहीं हुआ है सर, तो और जो तालिबान है, तालिबान पर क्या विश्वास करना चाहिए भारत को, और अगर विश्वास करता है तो क्या उस विश्वास पर ये तालिबान खरे उतरेंगे? जो देश हित की बात हो रही है और उस पर हम बात कर सकते हैं, भारत की तरफ से कहा गया है। सर लाल बहादुर जी। सर मेरा नजरिया कुछ अलग हटके है इस पर। भारतवर्ष का जो संबंध है अफगानिस्तान के साथ, वो अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतवर्ष का, ग्रेटर इंडिया को अगर देखना चाहें तो भारतवर्ष का अफगानिस्तान एक पार्ट था, और आज भी भारतवर्ष का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है अफगानिस्तान में। 120 प्रोजेक्ट चल रहा है। मोदी जी ने अपना सर्वस्व लगा दिया था अफगानिस्तान में। इसका मतलब है कि इनका सेंटिमेंटल रिलेशन है। तालिबान अगर सत्ता पे आती है तो भी भारतवर्ष को किसी न किसी तरह से उससे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। इसलिए दो तरफा बातचीत चल रहा है, लेकिन 100% ये अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहा है क्योंकि डेमोक्रेटिक वे पे उसको सपोर्ट करेगा। और ये सेंटिमेंटल रिलेशन हमारे जितने पड़ोसी राष्ट्र है उसके साथ भी है, लेकिन अफगानिस्तान का लॉन्ग रन आप देखिए, प्राचीन काल से अफगानिस्तान मेरा पार्ट था। इसीलिए मोदी जी का जो अपना आरएसएस का, मोदी जी का, बीजेपी का जो व्यू है ग्रेटर इंडिया का, इसलिए अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और हमें लगता है कि अभी यूएनओ में जो भारतवर्ष का स्थान है, उसके दबाव से अफगानिस्तान को किसी न किसी रूप से मोदी जी साइलेंट हैं, लेकिन वो साइलेंट का फायदा बहुत दूर तक वो देख रहे हैं। वो कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे और अफगानिस्तान का प्रॉब्लम तालिबान से सॉल्व करेंगे। हमको जहां तक लगता है कि मोदी जी इसमें जीतेंगे, विजय हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या अमेरिका की जगह रूस को अपने साथी के तौर पर भारत अब इस पूरे मामले में शामिल करना चाहता है और उसके जरिए वहां तक पहुंचना चाहता है अफगानिस्तान का जो ये मामला है उसमें, और उसके आधार पर वो अपनी रक्षा नीति या विदेश नीति बनाने की कवायद करना चाहता है? देखिए आनंद साहब, रूस की जो प्रेजेंट जो स्थिति है या जो सूरत हाल अगर हम देखें, क्योंकि सर सॉरी इंटरप्ट मैं कर रहा हूं, ये इसलिए सवाल हमने आपसे पूछा क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने रूस से बात की, पुतिन साहब से बात की, 45 मिनट के करीब वो बातचीत हुई थी। उसके बाद ये एक चर्चा शुरू हो गई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स कल हुए हैं और रूस भारत का एक अच्छा अलाई है, और भारत भी चाहेगा कि जो रूस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए चाइनीज प्रेजेंस है। और ये तालिबान को भी वाज़ेह साफ होना चाहिए कि अगर चीन वहां घुस गया, देखिए चीन वो भू माफिया है जो एक बार वहां चला गया तो तालिबान को भी वहां रहने नहीं देगा। उसने तालिबान से संधि करके उइगर मुस्लिम्स का जो एरिया है या ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में जो इस्लामिक मूवमेंट है, उसको तो बरादर साहब से मिलके उन्होंने उस पर संधि कर ली है। लेकिन जिस तरह के खनिज पदार्थ है, जिस तरह से चीन की नजर है, और पाकिस्तान को प्रॉक्सी मान के वो वहां अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। और क्योंकि जिस तरह से आप ये देखिए, जो क्वाड इस सेंट्रल एशिया में उभर के आ रहा है, जिसमें आप रूस को लीजिए, चीन को लीजिए, पाकिस्तान और ईरान को लीजिए, तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। क्योंकि भारत ने देखिए, भारत को अपना जो डिप्लोमेटिक और जो फाइनेंशियल फुटप्रिंट है वो अफगानिस्तान में थोड़ा तो कम करना पड़ेगा। लेकिन भारत, जैसा स्वर्णकार साहब ने भी कहा और डॉक्टर राव ने भी इस पॉइंट पे काफी प्रकाश डाला है, तो हमारा ये मानने का मतलब है कि हमारे उनसे संबंध बड़े प्रगाढ़ रहे हैं। और जिस तरह की स्ट्रेटेजिक डेथ या स्ट्रेटेजिक विजन भारत देखता है, तो मुझे ये लगता है कि तालिबान को भी इस पे चिंता और चिंतन दोनों करने चाहिए। क्योंकि चीन अमेरिका नहीं है। चीन एक बार वहां गया
तो उनकी जो पूरी मिट्टी है उसको भी खोद लाएगा। हाँ, और जिस तरह के खनिज पदार्थ हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, आप बिल्कुल। साउथ चाइना सी में क्यों हाँ, चीन नजर उसी पर है, नजर उसी पर है, और हाँ, पाकिस्तान की भी नजर उसी पर है कि चीन के जरिए हम वहां जाएं और उस पर हमारा अधिकार जी, हो। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतना ही था, इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी, और क्योंकि भारत का विदेश नीति अभी क्लियर नहीं हुआ है और हम यही समझना लगातार चाह रहे हैं श्रीवास्तव राव जी से चर्चा में जो दौर चल रहा है उसमें, और अब करीब करीब कुछ भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर स्वास्थ्य राव। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर लाल बहादुर सोनकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा अपना।